तो बच्चों अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन मोनोपोलाइज्ड मार्केट, यानी कि मोनोपोली में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है। लेकिन उससे पहले हमें यह देखना होगा कि मोनोपोली फर्म इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करती है। जो फर्म होती हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो प्राइस टेकर्स होती हैं, इसीलिए उन्हें प्राइस के बारे में तो सोचना नहीं, वे तो केवल और केवल आउटपुट के बारे में सोचती हैं। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म्स को प्राइस तो सोचना ही नहीं, क्योंकि वो तो इंडस्ट्री ने फिक्स करके दिया। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म होती है प्राइस टेकर। पर ऐसा मोनोपोलिस्ट के साथ नहीं है। मोनोपोलिस्ट को डिटरमिन करना होता है न केवल अपना आउटपुट बल्कि अपना प्राइस। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर मोनोपोलिस्ट के सामने है, प्राइस भी और आउटपुट भी। जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है, मोनोपोलिस्ट का डिसीजन भी बेस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस ही होता है। हालांकि जो कॉस्ट कंडीशन है, यानी कि जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में और मोनोपोली मार्केट्स में, वो जनरली एक सी होती हैं। परंतु जो रेवेन्यू कंडीशंस है वे तो दोनों मार्केट की अलग अलग हैं। क्योंकि मोनोपोलिस्ट तो फेस करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। मोनोपोलिस्ट को ये बात पता है कि यदि वो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाएगा तो उसकी सेल्स तो कम होगी ही, चाहे भले ही उसकी प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो, पर सेल्स कुछ तो कम होगी। दूसरी ओर पर यदि वो अपनी सेल्स बढ़ाना चाहता है तो ऐसे केस में उसे कुछ तो प्राइस कम करने ही पड़ेंगे। मोनोपोलिस्ट इसीलिए ट्राई करता है रीच करने के लिए एक ऐसे लेवल ऑफ आउटपुट पर जिसका उसका प्रॉफिट हो जाए मैक्सिमम। यानी कि वो ट्राई करना चाहता है और अटेन करने का प्रयास करेगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। क्योंकि मोनोपोली के केस में फर्म और इंडस्ट्री एक ही हैं, तो इसीलिए जो फर्म का इक्विलिब्रियम होगा वही इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल सेलर है। तो यहां पर अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एक मोनोपोली फर्म अपना आउटपुट और प्राइस डिटरमिन करती है शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। तो पहले शॉर्ट रन में हम देखते हैं कि कैसे एक मोनोपोलिस्ट फर्म अपना प्राइस और आउटपुट डिटरमिन करती है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, यदि हम शॉर्ट रन की बात करें तो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम वही हैं जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में है। तो जो ट्विन कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की वो मोनोपोली मार्केट में भी सेम है जैसे कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में थी। यहाँ पर यदि हम इस ग्राफ पर गौर करें तो हम ये पा रहे हैं कि देखो, ये जो डिमांड कर्व है जिसे हम एवरेज रेवेन्यू कर्व या प्राइस कर्व भी कहते हैं, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है मोनोपोलिस्ट का, जो इस बात को शो करता है कि यदि प्राइस गिरना है तो क्वांटिटी तो बढ़नी है। यानी कि मोनोपोलिस्ट को भी यदि सेल्स बढ़ानी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ाने पर उसकी सेल्स भी कम होगी। वो बात अलग है कि उसकी ईपी लेस देन 1 है। ये इसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और हमें पता है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो डाउनवर्ड है, जीरो भी हो सकती है और इवन निगेटिव भी। तो ट्विन कंडीशंस जो इक्विलिब्रियम की हैं वो तो यही हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कर्व कट मार्जिनल रेवेन्यू। तो जिस जगह पर एमसी एमआर को कट करेगी वहां पर, और एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो। तो जिस जगह पर ये एमसी कर्व एमआर को कट करेगी उस जगह पर जो क्वांटिटी और प्राइस होंगे वही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस होंगे, यानी कि कंडीशंस तो सेम है। इसीलिए हमने देखा कि जहां इंटरसेक्शन का पॉइंट है ई पॉइंट, उससे जब हमने क्वांटिटी लाइन पर लाइन ड्रॉप करी तो हमें क्वांटिटी का पता चल गया, और ऊपर जब हम चले गए प्राइस लाइन पर तो वहां से हमें प्राइस का पता चल गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ओपी प्राइस और ओ क्यू क्वांटिटी है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ये जो फिगर है ये इस बात को शो कर रही थी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट कर रहा था मार्जिनल रेवेन्यू को ई पर। इसका मतलब ई इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वो ओ क्यू है, जो ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आउटपुट है, जो ऑर्डिनेट है। जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे ऊपर डिमांड कर्व पर, यानी कि ए आर कर्व पर, तो ऐसे केस में हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम प्राइस भी पता चल जाएगा, जो कि ओपी है। इसीलिए हमें ई पॉइंट से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों पता चल जाती है, ओपी प्राइस ओक्यू क्वांटिटी। अब सवाल ये उठता है
कि मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट मेक कर रहा है कि लॉस मेक कर रहा है शॉर्ट रन में। जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस का पता लगाना हो तो हमें एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो यानी कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यानी कि जहां एमसी और एमआर कट कर रही है, जहाँ एमसी ने एमआर को कट करा, यदि हम उस आउटपुट पर देखें यानी कि ओक्यू क्वांटिटी पर, तो हमने देखा ओक्यू क्वांटिटी पर ओपी प्राइस है। तो इस प्राइस पर जो मोनोपोलिस्ट है क्या वो प्रॉफिट में है? तो हमने देखा कि हमें एटीसी कर्व इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। और यदि हमारा जो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है वो इस आउटपुट पर जो एटीसी है वो बिलो एआर है, तो इस पॉइंट पर, इस क्वांटिटी पे यदि हमारा एटीसी बिलो एवरेज रेवेन्यू कर्व है तो हम कह सकते हैं कि हमारी कॉस्ट कम और रेवेन्यू पर यूनिट ज़्यादा है। और जहाँ कॉस्ट कम और रेवेन्यू पर यूनिट ज़्यादा होती है तो वहाँ तो प्रॉफिट होता है। यदि हम इस डायग्राम को आराम से देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर यूनिट प्राइस जो है वो तो ओपी है, और यदि हम देखें तो पर यूनिट कॉस्ट, तो पर यूनिट कॉस्ट ओसी है। इसका मतलब यदि हम देखें कि टोटल रेवेन्यू कितनी है, तो टोटल रेवेन्यू तो है कि ओपी प्राइस पर ओक्यू क्वांटिटी बिकी, तो टोटल रेवेन्यू तो आ गया ओपी एक्यू। और यदि हम टोटल कॉस्ट देखें तो ओसी पर यूनिट कॉस्ट और ओक्यू क्वांटिटी बिकी, तो टोटल कॉस्ट आ गई ओसी बीक्यू। तो यानी कि यदि हमें पता लगाना है कि कुल मिला के प्रॉफिट कितना है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम टोटल रेवेन्यू में से यानी कि ओपी एक्यू में से टोटल कॉस्ट घटा देंगे यानी कि ओ सी बी क्यू घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट है सी पी ए बी, जो कि मोनोपोलिस्ट कमा रहा है। इसे अब चाहे आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कह लो चाहे प्रॉफिट कह लो, क्योंकि कंपैरिजन के लिए कोई और तो यहाँ पर है नहीं जो हम इसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहें। तो यहाँ पर भी यानी कि देखा जाए तो जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर रहा एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो हम कह सकते हैं कि फर्म रही प्रॉफिट में। तो यानी कि इक्विलिब्रियम आउटपुट पर फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में है, इस बात का पता तो कॉस्ट कंडीशन से ही चलता है। और यदि AR ग्रेटर देन ATC है तो मोनोपोलिस्ट यहाँ पर प्रॉफिट में है। इसी बात को यहाँ पर समझा दिया गया। फिगर 25 शो करता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करता है मार्जिनल रेवेन्यू को ई पॉइंट पर, ताकि इक्विलिब्रियम आउटपुट मिल जाए OQ। इस OQ प्राइस पर हमने देखा जब लाइन एक्सटेंड करी एवरेज रेवेन्यू कर्व पर कि प्राइस है OP। तो जो आउटपुट लेवल है वो है OQ और प्राइस है पर यूनिट OA या कहें तो OP। कॉस्ट है BQ या कहें तो CO। इसीलिए जो इकोनॉमिक प्रॉफिट पर यूनिट कमा रहा है वो है AR माइनस ATC यानी कि AB के बराबर। जब हमने OQ क्वांटिटी पे की तो पता चला CPAB हमारा टोटल प्रॉफिट है। सवाल उठता है, क्या मोनोपोलिस्ट को कभी लॉस हो सकता है? तो देखने में तो लगता है कि नहीं हो सकता क्योंकि मोनोपोलिस्ट है, लेकिन कुछ भी कहो प्रॉफिट या लॉस डिपेंड तो कॉस्ट कंडीशन पे ही करता है। तो यदि कॉस्ट कंडीशन में किन्हीं कारणों से एवरेज रेवेन्यू, तो कॉस्ट कारणों में यदि किन्हीं कारणों से एवरेज रेवेन्यू कम रह जाता है एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो ऐसे केस में लॉस आ जाएगा। तो देखने में तो लगता है कि मोनोपोलिस्ट के साथ ऐसा कभी कैसे हो सकता है कि उसकी जो एवरेज रेवेन्यू है उसकी एवरेज टोटल कॉस्ट से कम हो जाए जब उसे प्राइस फिक्स खुद ही करना है। पर फिर भी कभी कभी AR लेस ATC हो जाता है। जब AR लेस ATC हो जाता है तो मोनोपोलिस्ट को भी हो जाता है लॉस। मोनोपोलिस्ट को भी लॉस हो जाता है, उसका एक एग्जाम्पल है। अभी कुछ वर्षों पहले तक
जो टाइपिंग मशीन होती है वो बनाने वाली एक आखिरी कंपनी बची हुई थी। तो जो टाइप बनाने वाली कंपनी है वो आखिरी बची हुई थी, तो यानी कि सिंगल सेलर थी, वो मोनोपोली थी उसकी। लेकिन देखा जाए तो टाइप वाली मशीन की टाइपिंग के लिए डिमांड तो बहुत कम हो चुकी थी। तो जितनी भी डिमांड होती थी वो उस डिमांड को पूरा करने का प्रयास करती रहती थी। प्राइस वो बढ़ा नहीं पा रही थी ज़्यादा, क्योंकि उसे भी पता है कि टाइपिंग की डिमांड वैसे ही टाइप मशीन की कम हो चुकी है। पर एक बात देखो, चीज़ें तो महंगी होती जा रही थी, लेबर भी बढ़ रहा था, जो मेटल है वो भी बढ़ रहा था, कार्बन के प्राइसेस भी बढ़ रहे थे। तो था तो वो मोनोपोलिस्ट। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि जो उसकी कॉस्ट थी वो उसके प्राइस से भी ऊपर चली गई। और जिस दिन ऐसा हुआ तो था तो वो मोनोपोलिस्ट, पर उसे भी लॉस हो गया, क्योंकि उस दिन वो एआरलेस एटीसी की कंडीशन में पहुंच गया। तो देखा जाए तो मोनोपोलिस्ट को भी लॉस हो सकता है। हालांकि लॉस होने से पहले ही या फिर लॉस होने पर वो उसे बंद कर देता है, वो बात अलग है। पर यदि सवाल उठता है क्या लॉस हो सकता है, तो हो तो सकता ही है, क्योंकि लॉस डिपेंड तो कॉस्ट कंडीशन पे ही करता है आफ्टर ऑल। तो लिखा है कैन मोनोपोलिस्ट इनकर लॉसेस। तो एक मिसकंसेप्शन मोनोपोली फर्म के बारे में ये है कि वो प्रॉफिट ही मेक करता है समय हमेशा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बात नोट करने वाली है कि इस बात की कोई सर्टेनिटी नहीं है कि मोनोपोलिस्ट हमेशा ही इकोनॉमिक या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता होगा, क्योंकि ये तो उसकी डिमांड और कॉस्ट कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। यदि मोनोपोलिस्ट फेस करे बहुत ही लो डिमांड अपने प्रोडक्ट की और कॉस्ट कंडीशन ऐसी आ जाए कि एटीसी हो जाए ग्रेटर एआर, तो फिर तो वो प्रॉफिट ही नहीं मेक करेगा, रादर उस समय तो उसे हो रहा होगा लॉस, जैसा कि फिगर 26 में भी नजर आ रहा है। यदि हम फिगर 26 में देखें तो यहाँ पर एक मोनोपोलिस्ट है जिसका एवरेज रेवेन्यू कर्व है एआर, जिसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है एमआर, उसका जो इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल होगा वो होगा जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रही है नीचे की ओर से, यानी कि ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा और ई पॉइंट पर ओ क्यू क्वांटिटी होगी और ओपी प्राइस होगा। यदि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी पर उसकी जो एटीसी है वो ग्रेटर एआर हो गई, तो जो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व से भी ऊपर है। तो वो खुद इस बात को शो कर रहा है कि ओ क्यू क्वान्टिटी में उसका प्राइस तो है ओपी जो कि कम है और उसका कॉस्ट है ओसी जो कि ज़्यादा है। तो पर यूनिट कॉस्ट ओसी है और पर यूनिट प्राइस ओपी है। तो इसीलिए उसे रेवेन्यू तो अर्न हो रही है ओपी बी क्यू, पर उसकी कॉस्ट आ रही है ओसी ए क्यू। तो ऐसे केस में यदि रेवेन्यू में से कॉस्ट घटाएं ओ पी बी क्यू में से ओ सी ए क्यू, तो नेट तो वो अर्न कर रहा है लॉसेस। इसी बात को यहाँ एक्सप्लेन किया गया। अबव फिगर में मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करता है मार्जिनल रेवेन्यू को ई पॉइंट पर। जो ई पॉइंट है उसे हम पॉइंट ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन कहते हैं। ई पॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो ओ क्यू है और इक्विलिब्रियम प्राइस ओ पी है। एटीसी जो है जिसे हमने शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एस एटीसी कहा, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पर वो ओ क्यू है, वो क्यू ए है जो कि कॉस्ट पर यूनिट दर्शा रहा है। तो क्यू ए यहाँ रेवेन्यू पर यूनिट यानी कि बी क्यू से ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसीलिए मोनोपोलिस्ट लॉस इनकर करेगा उस हद तक यानी कि ए बी पर यूनिट तक। तो टोटल लॉस हो जाएगा उसका ए बी पी सी, क्योंकि यहाँ पर भी देखा जाए तो ए आर कम और एटीसी ज़्यादा है। तो मोनोपोलिस्ट बिजनेस में स्टे करेगा या नहीं शॉर्ट रन में, वो तो डिपेंड करता है कि वो एटीसी मीट कर पाएगा भी कि नहीं। यदि उसे लगता है शॉर्ट रन में ही ए आर लेस एटीसी है, बाद में एटीसी नीचे आ जाएगा और वो अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर लेगा या फिक्स कॉस्ट का एक पार्ट रिकवर कर पा रहा होगा, तो उसे शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि वो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहा है तो फिक्स कॉस्ट धीरे धीरे आज नहीं कल रिकवर हो ही जाएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसे इनकर्ड कर चुका है, जिसे हम कभी कभी संक कॉस्ट भी कहते हैं। लेकिन यदि वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मीट आउट नहीं कर पा रहा तो उसे फर्म बंद कर देनी चाहिए,
क्योंकि ये तो हम बिजनेस का फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ के भी आ चुके हैं कि यदि कोई भी फर्म हो और वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी रिकवर नहीं कर पा रही तो ऐसे केस में उसे फर्म बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ फर्म बंद कर मात्र फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर का लॉस होगा, पर यूनिट बनाने पे लॉस नहीं होगा। इसीलिए उसे हम शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं। जब बात मोनोपोलिस्ट की आती है और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की आती है, तो मोनोपोलिस्ट को कहीं कोई कंपटीशन तो झेलना नहीं है, तो इसीलिए जितना वो प्रॉफिट कमा रहा है हो सकता है वो उसे ही कमाता रहे, उसके सामने कोई कंपटीशन तो है नहीं, तो इसीलिए वो सब ऑप्टिमल लेवल पर भी यदि प्रोडक्शन कर रहा है तो करता रहेगा, प्रॉफिट जितना आ रहा है आता रहेगा, उसे ना कॉस्ट घटाने की ज़रूरत है ना रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है, मन है तो रेवेन्यू बढ़ा सकता है। तो इसीलिए लॉन्ग रन की यदि हम बात करें तो लॉन्ग रन वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें मोनोपोलिस्ट चाहे तो एडजस्ट कर सकता है अपना प्लांट साइज, या फिर वो यूज़ करता रहे एग्जिस्टिंग प्लांट किसी भी पर्टिकुलर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पर। कंपटीशन तो यहाँ होता नहीं है मोनोपोली में, तो मोनोपोलिस्ट को ऑप्टिमल लेवल पर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो प्रोड्यूस करता रहे सब ऑप्टिमल स्केल पर भी। दूसरे शब्दों में उसे ज़रूरत ही नहीं है कि वो LAC के मिनिमम पॉइंट पर रीच करे, वो किसी भी पॉइंट पर पहले से ही जो LAC है उस पर रीच कर अपना वहाँ प्रॉफिट कमा सकता है, और जितना कमा रहा है उतना कमाता रह सकता है। हालांकि एक बात सर्टेन है कि मोनोपोलिस्ट तब कंटिन्यू नहीं रहेगा बिजनेस में यदि उसे लॉसेस हों लॉन्ग रन में। वो कंटिन्यू केवल तब रखता है जब वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा हो, इवन लॉन्ग रन में। क्यों? क्योंकि और कोई फर्म तो आने वाली है नहीं, बाकी फर्मों की तो आउटसाइड एंट्री ब्लॉक्ड है। तो ऐसे केस में जो डायग्राम होगा मोनोपोलिस्ट का लॉन्ग रन में भी वैसा ही होगा जैसा शॉर्ट रन में होगा, और यहाँ पर भी कंडीशन वही होगी लॉन्ग रन में कि जो AR है वो ग्रेटर होगा ATC से। तो यानी कि कुल मिलाकर यदि हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तो ऐसे केस में प्रॉफिट लॉस तो कॉस्ट कंडीशन से ही पता चलता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट की तो 2 कंडीशन, MC मस्ट कट MR और MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। तो MC इक्वल्स टू MR और MC कर्व मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, और MC कर्व शुड हैव पॉजिटिव स्लोप। और यदि प्रॉफिट है तो AR ग्रेटर ATC, और लॉस है तो AR लेस ATC। जो अगली फॉर्म ऑफ मार्केट है उसे हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कहीं ना कहीं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली का ही एक पार्ट है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है मूल्य नीति में भेदभाव, यानी कि एक सेलर अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस जब चार्ज करे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस मेथड को हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यदि हम एग्जाम्पल कंसिडर करें तो जैसे आपका कोई फैमिली डॉक्टर है जो नेबरहुड में है, वो रिच पेशेंट से तो ज़्यादा फीस चार्ज करता है और पुअर पेशेंट से कम फीस चार्ज करता है। हालांकि हो सकता है दोनों को एक ही बीमारी हो, जैसे दोनों वायरल से ही सफ़र करते हो। इसी तरह कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां जो हैं वे सेल करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को चीपर रेट के लिए होम कंजम्पशन से, और रूरल एरिया में और इंडस्ट्रियल एरिया में या कमर्शियल यूज़ के लिए हायर इलेक्ट्रिसिटी रेट्स चार्ज कर लेती हैं। ये जैसे दोनों ही ऊपर बताए गए एग्जाम्पल हैं, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल हैं। मूल्य नीति में भेदभाव, अलग अलग प्राइस अलग अलग कस्टमर से। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब प्रोड्यूसर सेल करता है कोई स्पेसिफिक कमोडिटी या सर्विस डिफरेंट बायर्स को 2 अलग अलग और डिफरेंट प्राइसेस पर। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसकी कॉस्ट अलग अलग आ रही है दोनों से, प्रोडक्ट तो उसका वही है, पर अलग अलग प्राइस चार्ज करता है अलग अलग लोगों से। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक मेथड है प्राइसिंग का जो मोनोपोलिस्ट अडॉप्ट करता है एबनॉर्मल या कहें तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें चार्ज किया जाता है डिफरेंट प्राइस डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सेम कमोडिटी के लिए अलग अलग कस्टमर से। यदि हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ही और एग्जाम्पल्स देखें तो फर्दर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम देखते हैं कि रेलवे सेपरेट चार्जेस लेता है, हाई वैल्यू चार्जेस लेता है रिलेटिवली स्मॉल बल्क कमोडिटी के, जो कि बियर करते हैं हाई फ्रेट चार्जेस अदर कैटेगरी। रेलवे सेपरेट
हाई वैल्यू और रिलेटिवली स्मॉल बल्क कमोडिटी विच कैन बियर हायर फ्रेट चार्जेस फ्रॉम अदर कैटेगरी ऑफ गुड्स। जैसे पता चला कि जो वेजिटेबल वगैरह हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग चार्जेस, फ्रूट्स फ्लावर्स ट्रांसफ़र करने के लिए अलग, और बाकी मेटल और बाकी जो गुड्स हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग चार्जेस लेता है। इसी तरह कुछ कंट्रीज़ भी डंप करती हैं अपने गुड्स लो प्राइस पर फॉरेन मार्केट में उन्हें कैप्चर करने के लिए, यानी कि अपने ही देश में तो उन गुड्स को महंगा बेचती रहेंगी और दूसरे कंट्री में उन्हीं गुड्स को सस्ता बेचेंगी, ताकि ऐसे केस में वहाँ पे लोग उन्हें खरीदें और मार्केट डेवलप हो उनकी। तो यानी कि दो अलग अलग चार्जेस एक ही गुड्स के लिए। इसी तरह से कुछ यूनिवर्सिटी हायर ट्यूशन फीस लेती हैं इवनिंग क्लास स्टूडेंट्स से डे स्कॉलर्स के मुकाबले। ये सब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ही तो उदाहरण है। इसी तरह से जैसे जो प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स से उनकी जो स्टूडेंट रीडर हैं उनसे जर्नल की फ़ीस कम और जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे ज़्यादा चार्ज किया जाता है। ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल तो अब काम का ही नहीं रहा, क्योंकि अब तो फ्लैट रेट होने लगे मोबाइल कॉल्स के, तो इसीलिए लोअर चार्जेस ऑन फोन कॉल्स एट पीक टाइम, ये तो ख़त्म हो गया कॉन्सेप्ट ही अब। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परंतु परफेक्ट कंपटीशन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेलर का वहां प्राइस पर कंट्रोल ही नहीं होता। वहां तो सेलर प्राइस टेकर होता है, इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करके देती है। इसीलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफेक्ट कंपटीशन में नहीं हो सकता। और ये एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट परसिस्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने के लिए एलिमेंट ऑफ मोनोपोली किसी ना किसी फॉर्म में होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्ट अपनी मर्जी से प्राइस फिक्स कर सकता है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस अपने आप फिक्स करे। तो ऐसे केस में दो अलग अलग मार्केट्स में दो अलग अलग प्राइस फिक्स कर ले। तो इसका मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केवल और केवल मोनोपोली में हो सकता है। तो एलिमेंट ऑफ मोनोपोली होना जरूरी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में किसी ना किसी फॉर्म में। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो यदि हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल भी देखें तो डॉक्टर वाला एग्जाम्पल है। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो शाम को अपने पर्सनल क्लिनिक पर जब देखता है तो 500 रुपये लेता है पर पेशेंट, और जब वो चैरिटेबल हॉस्पिटल में बैठ के देखता है तो ऐसे केस में पता चला 10 रुपये में उसने जो है पर पेशेंट देख लिया। उसे ये बात पता है कि उसका नाम अच्छा है, गुडविल अच्छी है, इसीलिए 10-10 रुपये में पता चला शाम तक उसने 300 पेशेंट देख दिए। क्योंकि जो उसे दिखाना चाहता है, जो रिच पेशेंट है, वो तो शाम तक वेट भी कर लेगा, वो भीड़ में नहीं लगना चाहेगा, वो शाम को 500 रुपये में दिखा लेगा। तो यदि कुल मिला के उसके जो रिच पेशेंट्स हैं वे हैं ही 10, अब वे चाहे सारे दिन में आए चाहे शाम को 2 घंटे में आ जाए, तो उसे तो 500 × 10 5,000 रुपये दे के जाएंगे वे। लेकिन जो पुअर पेशेंट है वो तो 500 रुपये में दिखाने नहीं आएगा। तो उसने सोचा क्यों ना चैरिटेबल जगह पर बैठकर 10 रुपये में उन्हें देख लो, ताकि शाम तक 300 पेशेंट देख लें। तो इस तरह से 3,000 रुपये पुअर पेशेंट से आ गए, 5,000 रिच पेशेंट से आ गए, तो 8,000 हो गए, जो कि अदरवाइज कुल मिला के 5,000 होते, या ज़्यादा से ज़्यादा एक सारे दिन में दिन से दोपहर वाले टाइम में 1-2 पेशेंट और हो जाता, तो 5 की जगह 6,000 रेवेन्यू आ जाती। अब आ रही है 8,000। ऐसा इसी वजह से तो हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक जगह मात्र 10 रुपये में पेशेंट देख रहे हैं और एक जगह 500 रुपये में। और डॉक्टर साहब की मोनोपोली है, उनकी गुडविल है, उनका नाम है, लोग उन्हें दिखाना चाहते हैं। इसी वजह से उनकी अपनी मर्जी है, वे अपने अलग अलग प्राइस भी चार्ज कर रहे हैं 2 जगह, क्योंकि मोनोपोली फॉर्म है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कहीं ना कहीं मोनोपोली होना ज़रूरी है, ताकि ऐसे केस में जो सेलर है वो अपने प्राइस खुद डिसाइड कर सके। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है केवल तब जब ये फॉलोइंग कंडीशंस हो। सेलर का कंट्रोल हो अपने गुड्स की सप्लाई पर, यानी कि जो फर्म है उसके पास प्राइस सेटिंग पावर हो खुद की। मोनोपोली पावर किसी ना किसी फॉर्म में तो ज़रूरी है, तभी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे। पूरी तरह मोनोपोली ना हो पर थोड़ी तो हो।
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केवल तब हो सकता है जब सेलर अपनी मार्केट को दो सब मार्केट्स में डिवाइड कर सकता हो और उसे ये बात पता हो कि दोनों तरह की जो मार्केट है उनकी गुड्स की प्राइस इलास्टिसिटी दोनों की अलग अलग है सब मार्केट्स की। मोनोपोलिस्ट हाई प्राइस फिक्स करेगा अपने प्रोडक्ट के ऐसी मार्केट में जहां प्राइस इलास्टिसिटी ईपी लेस देन 1 होगी। इसका मतलब मोनोपोलिस्ट वहां हाई प्राइस चार्ज करेगा उनसे, क्योंकि उसे पता है कि हाई प्राइस पर भी वे उसे छोड़ के जाने वाले नहीं है, वे अपनी परचेज रिड्यूस नहीं करेंगे सिग्निफिकेंटली। और वो लो प्राइस वहां चार्ज करेगा जहां उसे पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि वहां तो ऐसे केस में प्राइस कम है इसीलिए लोग आ रहे हैं। और इस बात का भी ध्यान हमें रखना है कि गुड्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो लो प्राइस मार्केट से खरीद के हाई प्राइस मार्केट में बेचे जा सकते हो। आर्बिट्रेज का कोई स्थान ना हो उसके प्रोडक्ट सेल में, वरना लोग लो प्राइस मार्केट से खरीद के हाई प्राइस मार्केट में बेच देंगे। पर डॉक्टर के साथ नहीं ऐसा होता, इसीलिए तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाता है। ऐसा नहीं हो सकता ना, यदि वायरल की दवाई दे रहा है डॉक्टर तो एक आदमी सुबह गया, उसने 10 रुपए की पर्ची बनवाई, डॉक्टर से दवाई लिखवाई और शाम को क्लिनिक के बाहर जाकर खड़ा हो गया डॉक्टर साहब के, और जब एक अमीर लाला जी वहाँ पहुँचे तो ऐसे केस में उनसे कहने लगा कि डॉक्टर साहब से आप वायरल की तो दवाई लाओगी, ये लो डॉक्टर साहब ने लिखी है, ले लो, मुझे 50 रुपये दे दो। यानी कि लो प्राइस मार्केट से खरीद के यहाँ पर प्रोडक्ट्स हाई प्राइस मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। तो इसीलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, तभी तो डॉक्टर ने लो प्राइस चार्ज करा ऐसी मार्केट में जहां प्राइस लो होते ही डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, 10 रुपये में 300 कस्टमर, और हाई प्राइस मार्केट भी रखी जहां पर डिमांड सब्सटेंशियली कम नहीं होगी हाई प्राइस होने की वजह से भी, लोग वेट भी कर लेंगे थोड़ा, और जिन्हें दिखाना है डॉक्टर साहब को वो दोपहर की जगह शाम को दिखा लेंगे। तो वहां पर ईपी जो है वो लेस देन 1 है, यानी कि हाई प्राइस पर भी क्वांटिटी कम नहीं होगी। तो यदि हम ये देखें तो 1, 2, 3, 4 ये 4 कंडीशंस होना जरूरी है, तभी ऐसे केस में प्राइस डिस्क्रिमिनेट हो सकता है। इसीलिए हम नोट करते हैं कि डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट चार्ज करता है हाई प्राइस ऐसी मार्केट में जिसमें इन इलास्टिक डिमांड है, और ऐसी मार्केट जो कि हाईली रेस्पॉन्सिव है वहां पे चार्ज करता है वो लो प्राइस। ऐसा करने से नेट जो है वो मोनोपोलिस्ट को हमेशा रहता है फायदा। बात आती है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का उद्देश्य प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। कभी कभी डिस्पोज ऑफ करने के लिए सरप्लस स्टॉक हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे कि मान लो कोई कपड़ों की दुकान है, तो जब फ्रेश अराइवल होगा तो हम महंगा ही बेचेंगे, पर सपोज अब सर्दियां जाने लगी हैं, गर्मियों में अगली बार आएंगी गर्मियां, कोई कपड़े गर्म कपड़े तो खरीदेगा नहीं और अगले बार तक फैशन आउट ना हो जाए, तो इसीलिए सेल लगा दी जाती है ताकि ज़्यादा गुड्स बिक जाएं। तो ऐसे केस में ये भी तो एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही है कि फ्रेश अराइवल पे कोई डिस्काउंट नहीं, और जब मौसम ख़त्म होने वाला हो तो डिस्काउंट लगा दो ताकि गुड्स जल्दी से बिक जाए, सरप्लस स्टॉक डिस्पोज ऑफ हो जाए। कभी कभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करने के लिए भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है भारी मात्रा में बनाएंगे तो सस्ता बनेगा। तो ऐसे केस में भारी मात्रा में गुड्स बनाओ, सस्ता बनाओ, जहां महंगा बिक सकता है वहां महंगा बेच लो, जहां सस्ता बिक सकता है वहां सस्ता बेच लो। जो थोड़े से इलाइट क्लास एरियाज हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस रखो, जो लो क्लास एरिया है उनमें थोड़ा सा लो प्राइस रखो। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट तो सस्ती है, तो एक जगह ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा चाहे कम बिके, एक जगह ज़्यादा बिकेंगे कम पर यूनिट प्रॉफिट होगा, तो टोटल में ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठी हो जाएगी। कभी कभी फॉरेन मार्केट कैप्चर करने के लिए भी कंपनियां ऐसी करती हैं, गरीब देशों में सस्ता बेचती हैं और अपने देश में या अमीर देश में महंगा बेचती रहती हैं। इसी तरह से इक्विटी प्राइसिंग के माध्यम से इकट्ठी करने में भी ऐसा ही होता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जो शेयर प्राइसेस में ज़्यादा रख कर बेचा जाता है, और जो इंडिविजुअल्स हैं और आम जनता है उसे कम प्राइस पर शेयर्स बेच दिए जाते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है कई कारणों से हो सकता है।
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि देखा हमने कई कारणों से हो सकता है, और ऐसे डिफरेंस नेचर, टाइप ऑफ पर्सन जो प्रोडक्ट बाय कर रहा है, लोकेलिटी का डिफरेंस जहाँ गुड्स बेचे जा रहे हैं, लोगों का इनकम लेवल, एज, परचेज के साइज, टाइम ऑफ परचेज, बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को भी 3 डिग्रियों में क्लासिफाई किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिलेटेड हो सकता है इस बात से कि कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर कितना अचीव कर रहा है, और इसी आधार पर फिर हम कह सकते हैं कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो कंज्यूमर सरप्लस के आधार पर भी क्लासिफाई हो सकता है। प्रोफेसर पीगू ने क्लासिफाई की 3 डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। अंडर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्ट सेपरेट करता है मार्केट हर इंडिविजुअल व्यक्ति की, और उनसे वो प्राइस चार्ज करता है जो वो मैक्सिमम दे सकते हैं, देने के इच्छुक होते हैं। तो जितना जो दे सकता है उससे उतना पैसा चार्ज कर लेते हैं, तो हर कंज्यूमर का सरप्लस जो है, कंज्यूमर सरप्लस, वो जीरो या नील हो जाता है ऐसे केस में। जैसे डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, कंसल्टेंट्स हैं, ये कई बार अलग अलग फीस चार्ज कर लेते हैं। ऐसे केस में जो प्राइस है वे कई बार डिसाइड कर लेते हैं बिड एंड ऑफर सिस्टम में, ऑक्शन में, नेगोशिएशन में। ऐसा जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसे हम फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। यानी कि कंज्यूमर सरप्लस के आधार पर देखें, जो कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर एंजॉय करता है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो है कि ऐसे प्राइस चार्ज करो हर इंडिविजुअल से जो अलग हो, और वो जितने देना चाह रहा है उतने ही ले लो। जैसे कि कई बार लॉयर्स भी करते हैं स्पेसिफिकली, या डॉक्टर्स भी करते हैं। जैसे कि पेशेंट ने हाथ खड़े कर दिया और कह दिया जी मैं 2 लाख रुपए से ज़्यादा जमा कर ही नहीं सकता, इससे अच्छा तो मैं अपना पेशेंट ले जाऊं। तो डॉक्टर कहता है चल तुम 2 ही लाख दे देना, और हो सकता है उसी ऑपरेशन के किसी पेशेंट से उसने 3 लाख भी ले लिया हो, क्योंकि उसकी हैसियत 3 लाख देने की थी। किसी से पता चला 50,000 ले लिए, क्योंकि उसकी हैसियत ही उतनी थी, वो उससे ऊपर दे ही नहीं सकता था। तो ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहां डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जाते हैं डिफरेंट क्वांटिटी सोल्ड के लिए। जो मोनोपोलिस्ट है लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा कंज्यूमर सरप्लस छोड़ देता है कंज्यूमर के पास। 2 पॉसिबिलिटीज यहां पर हैं। डिफरेंट कंज्यूमर पे करें डिफरेंट प्राइस यदि वो बाय करें डिफरेंट क्वांटिटी, और लार्ज क्वांटिटी अवेलेबल हो लोअर पर यूनिट प्राइस पर। तो जैसे कि फैमिली पैक ऑफ शॉप्स या बिस्किट्स थोड़ा सस्ता होता है स्मॉलर पैक्स के मुकाबले, तो कई बार हम लोग उसे परचेज कर लेते हैं कि चलो सारे महीने के एक साथ खरीद लो, सस्ता पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंज्यूमर सरप्लस तो हमें मिल ही गया। और कभी कभी सेलर ऐसे प्राइस चार्ज करता है कि यदि एक से ज़्यादा बार खरीदोगे तो ऐसे केस में बाद में सस्ता दे देंगे। जैसे कई बार सप्लायर ऑफ सर्विसेज, चाहे वो टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इत्यादि हो, चार्ज करते हैं हाई प्राइसेस यदि कंजम्पशन एक लिमिट से एक्सीड हो जाता है। ऐसा भी होता है। जो बिजली है, बिजली में एक पर्टिकुलर यूनिट्स के कंजम्पशन से ज़्यादा यदि आपकी कंजम्पशन हो जाती है तो पर यूनिट चार्ज बढ़ जाता है। यानी कि जो ज़्यादा कंज्यूम करेगा वो ज़्यादा देगा, जो कम कंज्यूम करेगा वो कम देगा। तो कम कंज्यूम करने वाले को वहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस मिल जाता है। और एक होता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ प्राइस इस बात पर डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है और कस्टमर सेगमेंट क्या है। जैसे कुछ भी कहो, यदि एक सेलर जो है उसकी एक दुकान छोटे शहर में भी है और एक दुकान उसकी हिल स्टेशन पे भी है, जैसे मसूरी में, वो दिल्ली से सामान लाता है, दोनों दुकानों पर बेचता है, छोटे शहर की दुकान पर भी बेचता है और मसूरी में बेचता है, तो वो कहाँ महंगा बेचेगा?
तो वो मसूरी में महंगा बेचेगा, क्योंकि उसे ये बात पता है कि ये टूरिस्ट लोग हैं, घूमने आए हैं तो पैसे तो इनके पास हैं ही, तो ले लो ज़्यादा पैसे। और जो वो छोटे शहर की दुकान में बेचेगा तो उसे पता है कि छोटे शहर के लोग हैं, ज़्यादा पैसे तो खर्च करेंगे नहीं, तो इसीलिए उनसे कम पैसे ले लो। तो लोकेशन की वजह से जब अलग अलग प्राइस अलग अलग कंज्यूमर से चार्ज किए जाते हैं तो वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ मोनोपोलिस्ट ने डिवाइड कर दिया कंज्यूमर को दो सेपरेट सब मार्केट में और डिफरेंट प्राइसेस उनसे चार्ज कर लिए। कुछ बड़ी कंपनियां ऐसा ही करती हैं, देश के मुकाबले भी अपने देश में महंगा और दूसरे देश में सस्ता बेचती रहती हैं, ताकि ऐसे केस में उनके देश की मार्केट को कब्जा सकें। इसे डंपिंग कहते हैं। तो डंपिंग में चार्ज करते हैं डिफरेंट प्राइस डोमेस्टिक और कमर्शियल यूजेस के लिए, और लोअर प्राइस जैसे रेलवे में सीनियर सिटीजन इत्यादि के लिए। सॉरी, डंपिंग अलग है यहाँ पे, और ये कॉमा लगा के दूसरा एग्जांपल अलग है। फिर बात आती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में इक्विलिब्रियम की। सिंपल मोनोपोली में तो सिंगल प्राइस चार्ज करते हैं सारे आउटपुट के लिए, परंतु प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मोनोपोलिस्ट चार्ज करता है डिफरेंट प्राइस डिफरेंट सब मार्केट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोपोलिस्ट को डिवाइड करनी पड़ती है अपनी टोटल मार्केट पहले दो सब मार्केट में, और वो इस तरह से अपनी दो सब मार्केट बांटता है जहां उसे ये बात पता हो कि दोनों तरह की मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी अलग अलग है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना है और तीन डिसीजन लेने हैं। कितना टोटल आउटपुट होना चाहिए हमारा। अब ये दो जो टोटल आउटपुट है ये दो सब मार्केट में हम कैसे बांटेंगे, कितना कितना। और तीसरी बात है कि क्या प्राइस चार्ज करना है, किस सब मार्केट में कितना प्राइस चार्ज करना है। सेम मार्जिनल प्रिंसिपल गाइड करता है डिसीजन कि कितना आउटपुट बनाए। जैसे कि एक सिंपल मोनोपोलिस्ट डिसाइड करता है कि मुझे कितना बनाना है, वैसे ही यहाँ पर भी सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट गाइड करता है। दूसरे शब्दों में डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट कंपेयर करता है अपनी एक तो रेवेन्यू अपनी कॉस्ट के साथ कि इतना बनाने पर कितनी कॉस्ट आएगी, कितने में बिकेगा। पर उसे यहाँ पर ये साथ में फाइंड आउट करना पड़ता है कि उसकी एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू दो सब मार्केट्स की मिलाकर कितनी रहेगी, और फिर वो कंपेयर करता है इस एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू को अपनी टोटल मार्जिनल कॉस्ट के साथ, क्योंकि कॉस्ट तो उसकी एक ही है, रेवेन्यू दो मार्केट से अलग अलग आनी है। एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व वो बना सकता है लेटरली जोड़कर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स को दोनों सब मार्केट्स के। जैसे कि यदि हम यहाँ पर फिगर नंबर 28 में देखें, फिगर नंबर 28 में देखें, तो इस फिगर पर यदि हम गौर करें तो यहाँ पर जो मार्जिनल रेवेन्यू है ए सब मार्केट की और मार्जिनल रेवेन्यू है बी सब मार्केट की, जब उन्हें दोनों को जोड़ा तो मार्जिनल रेवेन्यू निकल कर आई एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू। इसी तरह से हमने डिमांड देखी ए सब मार्केट की, डिमांड देखी बी सब मार्केट की, उन दोनों को जोड़ा लेटरली तो डिमांड आ गई हमारी एवरेज डिमांड दोनों मार्केट्स की मिलाकर। तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू भी है एवरेज और एवरेज डिमांड कर्व भी है। तो फिगर 28 में MRA है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व सब मार्केट ए की और उसी का कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड कर्व है DA। इसी प्रकार का MRB है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व सब मार्केट बी की और कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड कर्व है DB। अब जो एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू है वो है AMR, जो कि हमने यहाँ पर फिगर 28 में शो की है, दोनों को जोड़कर MRA और MRB को।
मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो मोनोपोलिस्ट का है वो यहाँ पर शो किया गया है एमसी के माध्यम से, फिगर नंबर 28 में। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज करता है प्रॉफिट प्रोड्यूस कर लेवल ऑफ आउटपुट जिस पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट करता है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को, एएमआर को। ये हम डायग्राम में देख सकते हैं आसानी से कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है वो है ओएम। तो यहां पे हमने देखा कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसे मार्जिनल कॉस्ट कर्व एक तरह से ई पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आउटपुट आया ओएम। तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट को डिसाइड करना है कि बनाना तो मुझे ओएम लेवल ऑफ आउटपुट है। एक बार टोटल आउटपुट कितना बनाना है वो डिटरमिन हो जाए तो जो अगला सवाल है वो है कि मुझे इस ओएम को दो सब मार्केट्स में बांटना कितना कितना है। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है टोटल अपना ओएम लेवल ऑफ आउटपुट इस प्रकार से कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है दो सब मार्केट्स की वो बराबर हो जाए। मार्जिनल रेवेन्यू दो सब मार्केट की इक्वल होनी चाहिए यदि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज रखना है। यदि वो एलोकेट करता है अपना आउटपुट दो मार्केट्स में कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है दो में इक्वल ना हो, तो ऐसे केस में वो पे करेगा कि कुछ ट्रांसफ़र कर दे अमाउंट एक सब मार्केट से जिसमें उसकी मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रही है उससे दूसरी सब मार्केट में जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है। केवल जब मार्जिनल रेवेन्यू दो मार्केट्स में इक्वल होगी तो ऐसे केस में उसके लिए तो अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा शिफ्ट करना कोई भी अमाउंट ऑफ गुड्स एक से दूसरे में। एक डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट के लिए इक्विलिब्रियम में आने के लिए इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि न केवल मार्जिनल रेवेन्यू दो सब मार्केट्स में सेम रहे बल्कि जो मार्जिनल कॉस्ट है होल आउटपुट की वो भी सेम रहे। तो जो इक्वालिटी ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू है दो मार्केट्स में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ होल आउटपुट के साथ वो इस बात को इंश्योर करती है कि जो अमाउंट बिकेगा इन दो सब मार्केट में वो इक्वल टू होल आउटपुट ओएम के होगा जो फिक्स किया गया है इक्वलाइज करके एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के साथ। और इस फिगर में जो फिगर नंबर 28 है और उसमें थर्ड पार्ट है उसमें देखा जा सकता है कि जो इक्विलिब्रियम आउटपुट ओएम है और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एमई है। इक्विलिब्रियम आउटपुट यहाँ हम देख सकते हैं ओएम है और जो इक्विलिब्रियम कॉस्ट है एक तरह से वो एमई है। अब जो आउटपुट है ओएम वो बंटना है दो मार्केट्स में इस प्रकार से कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाए मार्जिनल कॉस्ट के पूरे आउटपुट के लिए। और डायग्राम 1 में ये बात क्लियर है कि जो OM1 है वो बिकेगा सब मार्केट ए में क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू M1 EM एट अमाउंट OM1 इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ME। इसी प्रकार से OM2 सोल्ड होना चाहिए सब मार्केट बी में क्योंकि वहाँ मार्जिनल रेवेन्यू M2 E2 जो अमाउंट किया है OM2 वो इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट ME के पूरे आउटपुट के। कुल मिलाकर जो डिमांड और कॉस्ट कंडीशन दी जा रही हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट के लिए वो प्रोड्यूस करेगा टोटल आउटपुट OM और वो सेल करेगा उसमें से OM1 सब मार्केट ए में और OM2 सब मार्केट 2 में। और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो OM है वो M1 प्लस OM2 के बराबर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट को डिस्कवर करनी है वो है कितना प्राइस चार्ज करना है अलग अलग सब मार्केट में। तो ये बात क्लियर है डिमांड कर्व से कि जो OM1 है गुड्स का वो सोल्ड होगा OP1 प्राइस पर सब मार्केट 1 में ए में आनेंगे, इसीलिए OP1 प्राइस रहेगा सब मार्केट ए में। और OM2 बिकेगा क्योंकि सब मार्केट बी में तो उसका प्राइस होगा OP2 क्योंकि एवरेज रेवेन्यू लाइन पर OP2 ही आएगा, इसीलिए प्राइस OP2 जो है वो सेट होगा सब मार्केट बी में।
फर्दर ये बात नोट करने वाली है कि जो प्राइस है वो ए मार्केट में ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो लेस इलास्टिक है मार्केट बी के मुकाबले, और मार्केट बी में प्राइस जो है वो कम रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा इलास्टिक है। वहाँ प्राइस कम होने पर ज़्यादा कस्टमर्स देखने को मिलेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूजुअली मोनोपोलिस्ट द्वारा अपनाया जाता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और अपनी मोनोपोली पावर भी बनाए रखने के लिए। हाँ, देयर इज लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एज प्राइस पेड इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट। तो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो कंज्यूमर सरप्लस रिड्यूस होने से भी हो जाता है कई बार, परंतु कुछ फेवरेबल आउटकम्स हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के। जो इंक्रीज इन रेवेन्यू है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, उसकी वजह से कुछ फर्म बिजनेस में बनी रहती हैं जो कि अदरवाइज शायद लॉस में चली जाएं। पीक लोड प्राइसिंग के मुकाबले से, पीक लोड प्राइसिंग की वजह से फर्म्स के अंदर कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स जो है। बाय पीक लोड प्राइसिंग फर्म्स हैविंग कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स will be able to spread its demand to off-peak times, resulting in better capacity utilization and reduction in cost of production. बहुत सी एसेंशियल सर्विसेज जैसे रेलवेज हैं वे नहीं प्रॉफिटेबली रन होंगी जब तक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन न करें। कुछ कंज्यूमर्स, स्पेशली पुअर कंज्यूमर्स को तो फ़ायदा रहता ही है लोअर प्राइसेस का, क्योंकि ऐसे केस में वे परचेज कर पा रहे हैं। यदि यूनिफॉर्म प्राइस पॉलिसी अपनाएं तो ऐसे केस में उन्हें तो गुड्स खरीदने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे।